डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो है 5-6 मिनट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। और उसके बाद जो बातें होंगी हम लोग करेंगे। अभी मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बस मैं अपना पावर पॉइंट देख पा रहा हूँ। ये दूसरा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, बाकी सब बातें हुई थी कि 26 नवंबर 1870 को उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व्हेन ही वाज 18 years old डॉक्टर वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ हायर एजुकेशन। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से बात की थी, इसको मैं नहीं करूंगा। मैं दिया है गए उनकी जो 2 मोनुमेंटल बुक हैं, द लॉ ऑफ ट्रांसफर इन ब्रिटिश इंडिया एंड द पिनल लॉ ऑफ इंडिया। ये सब ये बहुत शॉर्ट में है, इसको मैं इस पर ज्यादा नहीं जाता हूँ। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 1974 ईयर्स बैक उन्होंने सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उस समय इस विश्वविद्यालय का नाम, जैसा आप लोग अभी मैं एक वीडियो शो करूंगा और आगे भी दिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है सागर यूनिवर्सिटी। इट वाज नेम्ड इनिशियली सागर यूनिवर्सिटी, बट और उन्होंने अपने विल में भी लिखा भी था, अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा भी था कि इसको मेरे नाम से कोई चीज ना हो। लेकिन जैसा होता है भारत में कि हम किसी व्यक्ति को उसको अमर बनाने के लिए हम उसके नाम को जोड़ देते हैं। और 1981 में उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी देन मिस्टर अर्जुन सिंह ने इस विश्वविद्यालय का नाम, सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रखा, और तब से इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रहा। और 1976 में एक पोस्टेज स्टैम्प भी उनके मेमोरी में निकाला गया, जो आप लोगों को मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था। ये जो है ये वो घर है जहाँ पे गौर साहब का जन्म हुआ। बहुत पुराना सा घर है, ये मतलब अभी स्थिति उसकी बहुत पुराना इसका पिक्चर है। तो ये उस जमाने के फोटो है जो उनके उससे मिला, ये जहाँ उनका जन्म हुआ था सागर में, सनीचरी में। ये उनके बचपन की फोटो है, एट द एज ऑफ 14 डॉक्टर गौर की फोटो है। और देख पा रहे हैं आप लोग? ये सब देख रहे हैं। हाँ, स्लाइड बताइए सर। जी जी। एट द एज ऑफ 20, जब 20 साल के थे, वो कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे लॉ की, तो उस समय डॉक्टर गौर का ये तस्वीर है। इसके बाद जो है ये बाद में जब वो केस, प्रिवी काउंसिल का केस लड़ने जाते थे, उस समय का है, जब ये इनकी लगभग 40-50 के अराउंड एज रही होगी, तब की ये फोटोग्राफ है। ये उनकी जो आप देख पा रहे हैं, इसमें बीच में गौर साहब हैं, और उनके एक साइड में उनकी वाइफ हैं, और उनकी चूंकि 4 बेटियां थीं। एक्चुअली गौर साहब के 10 बच्चे थे, जिसमें से जो 10 में से 5 बच्चे एट दैट मतलब उनकी मृत्यु हो गई 5 बच्चों की, और जो 5 बच्चों में से 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। गौर साहब अपनी आत्मकथा 7 लाइव्स में लिखते हैं कि उनके जो एक्चुअली गौर साहब की फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत सेटिस्फाइंग नहीं थी। ही वाज नॉट हैप्पी विथ हर विथ हिज वाइफ, एंड वो उनकी वाइफ का नाम ओलिविया था, और वो कभी खुश नहीं रहे अपनी वाइफ की इससे। लेकिन वो अपने चूंकि बताते हैं, और उनका बेटा जो है वो भी मतलब क्या कह सकते हैं, अच्छा नहीं निकला। वो अपने इसमें अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें वो लिखते हैं इस बात को। और फाइनली जब उनकी मृत्यु होती है, तो वो जो अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, उसमें से 70-80% तो वो हमारे इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दे देते हैं। 80% प्रॉपर्टी जो है वो लगभग उस समय, उस टाइम में 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए था, वो दान करते हैं। तो उसमें से जो बचा हुआ पैसा रहता है, उसको अपनी 4 बेटियों के नाम पे करते हैं, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के दानवीर थे। इसलिए सागर में डॉक्टर गौर को दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड है, जहाँ पे उसमें अपने यूनिवर्सिटी की केमिकल कॉलोक्वियम जो उनकी जो के साथ के जो थे लोग, उनकी फोटोग्राफ्स है। बहुत धुंधली सी है क्योंकि ये बहुत पुरानी फोटो है। ये स्लाइड उस समय मैंने तैयार की थी। क्या
किसने प्रेजेंट? पंकज सर स्लाइड नहीं सर दिख रहा है। स्लाइड नॉट विजिबल सर। हाँ, किसी ने प्रेजेंट किया बीच में, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। कोई प्रेजेंट कर रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा था। कहाँ से नहीं हुआ था, मतलब बहुत देर से रह गया। Conjoy Holombe sir. Probably, I think. हाँ, कहाँ से बताइए? Sanjay Holombe sir किससे sir? अच्छा, इसको पूरा ये सब दिख रहा था। आप लोग बताइए, ये सब देख लिया आप लोगों ने? सर देख लिया, हो गया। हाँ, देख लिया। हाँ जी, बताइए। ये भी बस सर ये नया है, न्यू है सर, ये प्लीज सर न्यू। हाँ, ये जो है, ये जो तस्वीर ये भी बहुत पुरानी है, क्योंकि मेरे पास ये मैंने बहुत पहले तैयार किया हुआ था, और इसको तैयार करने में मेरी एक स्टूडेंट है मंजुला गौर, थैंक्स टू हर कि उसने बहुत मेहनत से बनाया है और मेरे साथ मतलब पूरे इसमें लगी रही। उसने वीडियो भी मतलब जो था उसको अब मैं शेयर करूंगा आपको, तो उसमें मेरी स्टूडेंट का बहुत हाथ है, और आई एक्नॉलेज हर कि उसने बहुत मेहनत से फोटोग्राफ्स खोजे और बनाया है। तो ये टीम वर्क है, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, और दे आर काइंड एनफ कि मुझे आई एम लकी एनफ कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये हमारी तस्वीर है हमारे पूर्व कुलपति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 22 तारीख तक हमारे कुलपति थे। 22 तारीख को ये पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, सेकंड टर्म। हमारे यहाँ साढ़े पांच साल कुलपति के रूप में रहे, और उन्होंने इनका लेक्चर होना था, लेकिन उसी समय चूंकि इनको दूसरे विश्वविद्यालय को ज्वाइन करना था, इसलिए वो लेक्चर नहीं दे पाए, उस बिजी थे, चार्ज हैंडेड ओवर और टेकन ओवर, इसमें उनको टाइम लगा, तो नहीं पाए। और हम इनका लेक्चर सुन सकते थे, हो सकता है 2-3 लेक्चर शेड्यूल में है, और यदि उनके पास समय होगा तो वो लेक्चर जरूर देंगे, लेकिन अभी कुछ कह पाना इट इज टू अर्ली। लेकिन 5.5 साल वो यहाँ पे हमारे कुलपति रहे, तो ये मैंने इसलिए डाला था कि वाइस चांसलर हैं तो उनको आप जान देख पाए। उसके बाद फिर ये सब चीजें तो रिपीटेड हैं इसमें, और इसमें देखिए एक जो इंटरेस्टिंग है, जो थर्ड लाइन आप आइए, इट इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सागर सिटी एंड इट कैंपस कवर्स एन एरिया ऑफ 1312.89 एकर्स। लगभग 1300 एकड़ में ये जो है पथरिया जो गांव है, तो पथरिया हिल्स कहलाता है ये, तो पूरे पहाड़ पर ये बसा हुआ है। शहर से थोड़ा सा अलग है, पूरे पहाड़ पे 1300 एकड़ के पहाड़ पे ये बसा हुआ है हमारा विश्वविद्यालय। और ये जो विंध्य रेंज है, विंध्य जो रेंज है, उस रेंज के इसमें आता है। और इसका जो यहाँ पे ग्रीनरी जो है अबाउट 100 एकर्स में आप देख पा सकते हैं कि जबरदस्त ग्रीनरी है। पंडित, मैं आप लोगों से सवेरे बात कर रहा था, तो आप आज सवेरे जो फर्स्ट सेशन में मैं बता रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पे लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन में आए थे, तो उन्होंने चूंकि वो ठंड में आए थे, विंटर्स में आए थे, तो उन्होंने यहाँ के कैंपस को देख के कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में आ गया हूँ। तो यदि आप ऊपर से इसका देखेंगे पूरा व्यू, तो आपको कहीं फील होगा कि मतलब हम कहीं यूरोपियन कंट्री में हैं, और उस प्रकार का फील आता है, खास करके यूनिवर्सिटी का। क्योंकि हमारा शहर जो है कहीं पे हाइट में है, कहीं डाउन है, तो आपको यदि आप नॉर्दर्न इंडिया में शिमला वगैरह गए होंगे तो उस प्रकार की फीलिंग आती है ठंड के समय में, नॉट ऑन इन ऑल द सीजन, बट उस समय फील होता है क्योंकि फॉग होता है और सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंपस है, इसको हम लोग कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे 36 यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 36 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिसपे इसमें जो फैकल्टी लिखा हुआ है, चूंकि ये पुराना मैटर है इसलिए 9 फैकल्टी लिखा है, जबकि हमारे जो है फैकल्टीज 400, हमारा जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है मोर देन 450 फैकल्टीज का है। और इससे 175 कॉलेज इनिशियली कह सकते हैं एफिलिएटेड थे, और 6 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स एमपी, और ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है एमपी और छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ 2000 में इससे बाइफर्केट होके अलग नया स्टेट बना, तो छत्तीसगढ़ और एमपी का ये पहला यूनिवर्सिटी था, और उसके बाद ही सारे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और
1964 तक छत्तीसगढ़ में का भी ये एकमात्र था, और उस समय तक हरि सिंह गौर से ही सारे यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड, कॉलेजेस एफिलिएटेड थे। और आज के डेट में जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, तो जो एफिलिएशन है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसके जो नॉर्म्स थे उसके तहत फिर गवर्नमेंट कॉलेज जो थे वो अलग हो गए, और एक सेपरेट यूनिवर्सिटी छत्रसाल यूनिवर्सिटी यहाँ छतरपुर है वहां पे बना, और उसके बाद उसके साथ उसका एफिलिएशन हो गया। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जब आप शहर से, सागर सिटी से जब आप एंटर करेंगे तो एकदम आप हाइट पे आएंगे, और लगभग 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई मतलब आपको हाइट पे चढ़ना होता है, और ये आपको गेट दिखाई देता है। और इस नाम को नहीं बदला गया है, आज भी ये सागर विश्वविद्यालय यहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में और हम लोग सब जगह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना था, लेकिन ये जो गेट है, ये आप देख सकते हैं पहाड़ है पीछे और ग्रीनरी है, और यहाँ से है। मैं वीडियो जब दिखाऊंगा तो आप ज्यादा क्लियर होगा, अभी आप इसको देख पा रहे हैं। इसके बाद ये देख पा रहे हैं, ये जहाँ गेट है, गेट से थोड़ा पहले जो कैंपस में हमारा ये ऑडिटोरियम है, जो एक प्रकार से थिएटर के रूप में जो मल्टीप्लेक्स होता है उस प्रकार का इसका अंदर का पूरा जो एम्बियंस है, देख के बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, और साउंड प्रूफ है, मतलब मल्टी कैपेसिटी है। मोर देन 700 पार्टिसिपेंट्स उसमें एक बार में बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जब रियलिटी में होते थे तो हम लोग इसको जुबली हॉल भी कहते हैं। और चूंकि ये जो जमीन इस समय दिया है, उसमें जो माधवराव सिंधिया की माता जी थी विजया राजे सिंधिया, तो उनके नाम से जयंती सभागार कहलाता है। तो उन्होंने चूंकि इस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने दिया था, तो उनके नाम से ये जुबली हॉल है, जो ऑडिटोरियम है हमारा। इसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अभी पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था अद्वैत उत्सव पे, शंकराचार्य पे, जिसपे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स थे, इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन थे। तो इसमें हमारे यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना टाइम में आप लोगों को मैं स्लाइड से दिखा रहा हूँ, यदि आप यहाँ आए होते तो देख पाते, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से इनवाइट करूंगा कि आप लोग कभी आए। ये जो देख पा रहे हैं, ये गौर समाधि है। जब डॉक्टर गौर 25 दिसंबर 1949 में उनकी मृत्यु हुई, 1949 में 25 ऑफ दिसंबर, क्रिसमस के दिन, तो उन्होंने पहले से इच्छा जाहिर की थी कि मुझे इसी विश्वविद्यालय के कैंपस में ही दफनाया जाए। उनके मतलब दफनाया नहीं, मतलब उनको कह सकते हैं अंतिम क्रिया के बाद उनकी जो ये है अस्थि को यहाँ पे रखा जाए। तो ये समाधि स्थल है। यहाँ पे कोई भी बाहर से आता है, कोई भी गेस्ट आता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, यहाँ पे जब भी आए हैं सबसे पहले इस गौर समाधि पे जाता है, और एक प्रकार से उनकी आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके पीछे देख पा रहे हैं जो लाइट्स दिखाई दे रही है आपको, वो एक बड़ा प्रांगण है जहाँ पे हम लोग ओपन में कार्यक्रम होता है, और सारे बड़े ओपन स्टेडियम जैसा है, वहाँ पे हमारे सारे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो है ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, ये उस समय का है जब 1946 में शुरुआत में डॉक्टर गौर ने पुराना एक मकान था उसमें स्टार्ट किया था। तो ये उस ऑफिस बिल्डिंग का यूनिवर्सिटी का है। ये भी पुराने फोटोग्राफ्स हैं। ये हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है उसका सामने से अंदर का व्यू देख पा रहे हैं। सेंट्रल ऑफिस मतलब जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को हम लोग सेंट्रल ऑफिस कहते हैं, केंद्रीय कार्यालय कहते हैं। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। इसके बाद ये जैसे ही आप उस पहाड़ को, जो गेट आपने क्रॉस किया, लगभग 1.25 किलोमीटर शहर से ऊपर चढ़ते हैं, और आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आप एक गौर साहब की प्रतिमा है। जब विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रखा, उस समय के सीएम अर्जुन सिंह ने ये मूर्ति का अनावरण किया, और इस प्रकार से उनका नाम रखा गया। तो ये दिखाई देता है। ये जो देख पा रहे हैं ये हमारी लाइब्रेरी है, और जहां तक मैं गिनती कर पा रहा हूं इसमें 4 लाख बुक्स हैं। ये पुराना आंकड़ा है, ये अब अपग्रेड हो गया है। मोर देन 6 लाख बुक्स हैं, 6 लाख से अधिक किताबें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोगों ने इनफ्लिप नेट, कल आप लोगों ने इनफ्लिप नेट पे लेक्चर सुना था शायद, मुझे ध्यान है कल या परसों में आप लोगों ने सुना था। तो इनफ्लिप नेट के साथ
हुआ है, और हमारे पास सारे स्कोपस जो जर्नल हैं, एससीआई के जर्नल हैं, इंडेक्स जो जर्नल हैं, जितने वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल हैं, उसका हम लोग के पास एक्सेस है, फ्री एक्सेस है। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो उन जर्नल्स को, उन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। और ये एक प्रिविलेज है हम सभी के लिए कि हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं इस विश्वविद्यालय के, इस लाइब्रेरी के माध्यम से। और हमारा जो बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से टाई अप है खास करके, और लाइब्रेरी के जो एक्सेस है, और वहाँ पे एक पूरा एक रूम है जो कंप्यूटर लैब जैसा है, जिसमें स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है। इसी में गौर साहब के लिए एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे उनकी किताबें हैं और उनके जितने पब्लिकेशंस हैं वो एक सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में, इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में एक बड़ा सा हॉल है, और इस हॉल में हम लोगों के यहाँ से लेक्चर सीरीज, जो थोड़ा सा छोटा लेक्चर होता है, जिसमें करीबन करीबन 200-250 लोगों की कैपेसिटी है, तो हम इस लाइब्रेरी में, एक हॉल है, वेल इक्विप्ड हॉल है, जहाँ पे स्मार्ट टीवी और स्मार्ट प्रेजेंटेशन के का हम लोग कर पाते हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो इसमें एक हॉल भी है, और इसमें आपके रेफरेंस बुक्स हैं, और सारी वो चीज़ें हैं जो एक अच्छी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से लिया हुआ दृश्य है। ये हमारा ये जहां से फोटो लिया गया है, ये हमारे जो बॉयज हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल एक पहाड़ के ऊपर ही है, वो भी वहां से लिया गया है। और ये पूरा कैंपस का ये दूर से दिखाई दे रहा है कि पूरा पहाड़ है, जंगल है, और उसके बीच में और आपको सड़क दिखाई दे रही है बहुत दूर तक। तो ये पूरे कैंपस है। अब मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया, इसके अलावा डिपार्टमेंट थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो स्लाइड जो कि बच्चे ने बनाया है, तो ये हमारा एडल्ट एजुकेशन है। संजय शर्मा जी अभी 2 दिन पहले आपके सामने थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय पीठ के ऊपर में वो आप पर लेक्चर देके गए थे, उनका ही डिपार्टमेंट है। और ये स्वच्छता दिवस का शायद कार्यक्रम है, झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि 2 अक्टूबर को हम लोग रस्म अदायगी करते हैं, हम सभी करते हैं, पूरे भारत में करते हैं। भले जिंदगी मतलब पूरे साल भर सफाई ना करें, लेकिन हम लोग सफाई कभी कभी करते हैं, तो वो उसका फोटोग्राफ है। लेकिन ये जो है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये हमारा बहुत रिच डिपार्टमेंट है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। मैं मॉडर्न हिस्ट्री से हूँ, और ये जो डिपार्टमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री से, हमारे डिपार्टमेंट से थोड़े से करीब में है। इसके अंदर एक बड़ा म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में सारी वो चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, जो अलग अलग जगहों से लाए हैं। आप लोग कभी आएंगे तो आप रियली, जब भी हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर होता है, तो सेकंड हाफ में हमारे यहाँ लेक्चर नहीं करते थे हम लोग। जनरली बहुत सारे जो फोर्थ लेक्चर होता था, उसमें हम लोग कभी म्यूजियम विजिट करते थे, कभी लाइब्रेरी विजिट करते थे, कभी आपको कुछ हिस्सों को हम लोग दिखाते थे, कभी कैंपस की विजिट कराते थे। तो ये होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोविड-19 में सब अपनी अपनी जगहों से बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये लाइब्रेरी, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो कह सकते हैं, इसके अंदर जो म्यूजियम है वो बहुत अच्छा है। ये अंदर का हिस्सा देख पा रहे हैं, और इसमें हालांकि फोटोग्राफ्स बहुत लिमिटेड हैं, नहीं तो इसमें बहुत सारे हैं। और ये पैलियोलिथिक एज से लेके नियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज तक के पत्थर हमको मिलते हैं यहाँ पे, उनके हथियार मिलते हैं, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्टैचूज हैं, और जो स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, ये पूरे अलग अलग जगह से, पूरे एमपी से खुदाई में मिले हुए हैं। जो यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे, तो उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। ये एक और डिपार्टमेंट है जिसके कारण पूरे भारत में, हरि सिंह गौर में, यदि अप्लाइड जियोलॉजी के यदि कोई है हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट, तो हमारे डिपार्टमेंट को जानते होंगे। अप्लाइड जियोलॉजी से हर साल हम लोग यूपीएससी में कम से कम 10 से 15 बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्ट होते हैं, और जो जियोलॉजिस्ट का जो पद होता है उसमें सिलेक्शन होता है। यूपीएससी से एग्जामिनेशन होता है, और हम लोगों का सिलेक्शन रेट लगभग 90-95% है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से। ये बहुत अच्छा मतलब इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक जियोलॉजी है एंड अप्लाइड जियोलॉजी है। तो इसमें ये भी अपने आप में हम लोगों का कह सकते हैं, इसमें टीआरपी हमारी ये बढ़ाता है, ये जो खास करके विभाग है भूविज्ञान। इसके बाद है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें प्रोफेसर नवीन कांगो हैं, अभी उसके हेड हैं, और ये भी डिपार्टमेंट अपने रिसर्च के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा ये है FMS, खास करके ये मैनेजमेंट का है। इसकी नई बिल्डिंग बन रही है, ये पुरानी तस्वीर है। और मैनेजमेंट बिल्डिंग की यहाँ पे मैंने MBA, BBA और MBA जो कोर्स हैं यहाँ पे रन होते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हमारे यहाँ जितने हमारे यहाँ 36 डिपार्टमेंट हैं और 13 स्कूल हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज। तो केमिकल साइंसेज जो है जो ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और अकेला डिपार्टमेंट है और स्कूल भी है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं और इसके दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपके ही लोग हैं, प्रोफेसर AK भट्टाचार्य और प्रोफेसर SN बनर्जी। और खास करके ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, एक ऐसे दो डिपार्टमेंट होते हैं जो मेरा अपना मानना है कि उसमें बंगाल के लोग स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। हमारे यहाँ अभी भी केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इवन बॉटनी और जूलॉजी में जो स्टूडेंट्स हैं वो दे आर फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा एंड बंगाल। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बिलोंग टू बंगाल के हैं और वो लोग आते हैं। तो केमिस्ट्री सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, फैकल्टी वाइज भी, स्कूल वाइज भी। इसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं आप लोग ये। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन पे हमारे यहाँ डिप्लोमा भी है, डिग्री कोर्स भी है, BJ और MJ कोर्सेज हैं। ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है जो हमारा जो कैंपस है वो पूरा वाईफाई कैंपस है। आप यदि स्टूडेंट हैं और या फैकल्टी हैं या एम्प्लॉय हैं तो आपका पूरा कैंपस जो है, आपको एक आईडी दिया हुआ है, आपका जो फोन नंबर होता है और वो आईडी है, और उससे आप या इसका यूजर आईडी पासवर्ड लेके आप यूज कर सकते हैं। हमारा HRDC जहां से मैं बोल रहा हूँ ये भी हमारा पूरा वाईफाई कैंपस के अंतर्गत है, तो फ्री है और सभी को एक्सेस कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इसमें क्रिमिनोलॉजी लिखा, फॉरेंसिक साइंस। आपको ये भी बता दूं कि भारत में क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के बहुत कम डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नहीं है। तो उनमें से हमारे यहाँ पे ये भी एक अपने आप में, और खास करके अभी कभी सागर को सर्च करेंगे तो यहाँ पे FSL लैब है, फॉरेंसिक साइंस लैब है, जो बहुत फेमस है। और जैसे चंडीगढ़ में है वैसे ही हमारे यहाँ है, लखनऊ में, कुछ ही जगहों पे, भारत में कुछ ही जगहों पे क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनमें, और ये भी हमारे इसलिए भी इसको जाना जाता है, हमारे विश्वविद्यालय को इस डिपार्टमेंट के कारण भी जाना जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। और इकोनॉमिक्स किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी विश्व के लिए आज सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो इकोनॉमिक्स का है कि कैसे हम इकोनॉमी को ठीक करें। आज जिस प्रकार से पिछले 4 सालों में हम डिक्लाइन हो रहा है, हमारा जो GDP गिर रहा है और कोरोना के संकट में और हमारी स्थिति खराब हो गई है, तो कैसे हम उसको ठीक करें, ये हमारा ये है। तो इसमें देख पाते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये पुरानी बिल्डिंग है, अब नई बिल्डिंग बन चुकी है, उसका फोटोग्राफ इसमें नहीं डाला गया है। इसमें ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे B.Ed M.Ed। हमारे यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन अलग है जिसमें संजय शर्मा आए थे, इसके अलावा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अलग है। तो 2 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड अप्लाइड ज्योग्राफी, जैसे मैं बता रहा था कि ज्योग्राफी जो डिपार्टमेंट है ये भी अपने आप में यहाँ पे जो बच्चे हैं पूरे भारत से आते हैं। और अभी पिछले साल हम लोगों ने दिसंबर में नागी किया था, नेशनल लेवल पे जो ज्योग्राफर्स हैं तो पूरे इंडिया से ज्योग्राफर्स आए थे और यहाँ पे 3 दिन का एक प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें मैं भी एक बीइंग ए कोऑर्डिनेटर वहाँ पे था, टेक्निकल सेशन को मैं कर रहा था और आई वाज द पार्ट ऑफ दैट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है। निचले हिस्से में पॉलिटिकल साइंस है और ऊपर वाले हिस्से में 2 डिपार्टमेंट है, हमारा हिस्ट्री है। और ये जो अशोक का पेड़ देख रहे हैं, अशोक के पेड़ के पीछे जो सीन नहीं दिख रहा है वो मेरा कमरा है जहाँ मेरा चैम्बर है। तो ये जस्ट इससे मतलब ये है कि जहां से ये अशोक का पेड़ इस तरफ दिख रहा है इस कॉर्नर में, तो उसको जस्ट उसके पीछे जो है, मतलब जहां ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे, चूंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल आज के डेट में 6 मॉडर्न हिस्ट्री में 6 फैकल्टी हैं और
इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी, गांधीयन थॉट, दलित हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये सारे पेपर्स हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, एक और आपको बताना था कि हमारे यहाँ पे यूजी और पीजी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, वी ऑल्सो टीच बीए क्लासेस and bachelor of arts and bachelor of science, BSc BA classes, and also the PG classes, post graduate classes। तो हम लोग UG PG PhD 3 टायर हमारा सिस्टम है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सिर्फ पीजी ही डिपार्टमेंट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन हम लोग जो है, और हम लोगों का जो टीचिंग हम जो पढ़ाते हैं, तो हमारे जो यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में एक कमरा है जो है स्मार्ट क्लासरूम के रूप में है, जिसमें एक क्लास हम लोग असाइन करते हैं, जिसमें पेन ड्राइव और इसके पावर पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पाए। तो एक लेक्चर हर क्लास का एक हम लोग रखा हुआ है कि जिसको पावर पॉइंट या स्लाइड्स के माध्यम से हम दिखा पाए। तो वो उसमें हमारा भी डिपार्टमेंट है। ये जो व्यू देख पा रहे हैं, ये आप जहां से मैं बोल रहा हूं अभी, एचआरडीसी से, मैं आज एचआरडीसी में बैठा हुआ हूं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चूंकि पूरा पिक्चर नहीं है इस बिल्डिंग का, ये सामने का फ्रंट है जहाँ पे है, और इसी फ्रंट के राइट हैंड पे जो कमरा है वो बेदरे सर का है, और वहीं से मैं बैठ के बोल रहा हूँ, उनके कमरे से ही बोल रहा हूँ, और ये आप देख पा रहे हैं इसको। इसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है। हिंदी डिपार्टमेंट से 2 पत्रिकाएं, एक पत्रिका निकलती है ईश्वरी। पहले ये यूजीसी लिस्टेड पत्रिका थी, और अभी लेकिन उससे बाहर है। हमारे यहाँ की एक पत्रिका है मध्य भारती। मध्य भारती जो है केयर लिस्ट जनरल है, और वो पहले यूजीसी लिस्टेड भी थी, फिर बाद में केयर लिस्ट जनरल भी है, पीयर रिव्यूड तो है ही। और हालांकि हमारा विश्वविद्यालय कम से कम 5 से 6 जर्नल निकालता है अलग अलग, जिसमें से कि अभी फिलहाल मध्य भारती जो है केयर लिस्ट में है। ये लॉ डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बी LLB 5 ईयर कोर्स भी है, LLB भी है जो 3 इयर्स कोर्स है, और फिर LLM है, ये भी एक कोर्स है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, और ये डिपार्टमेंट जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं एल्जेब्रा, एनालिसिस, ज्योमेट्री, सारी चीजें होती हैं। और फिर हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर RP तिवारी सर के आने के बाद वैदिक मैथमेटिक्स, इसको भी पढ़ाना शुरू किया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक है। इसमें हालांकि फोटो पूरा नहीं है, इसमें हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट है। और हमारे यहाँ पे थिएटर आर्ट के तहत डॉक्टर राकेश सोनी है। हर साल हम लोग कोरोना संकट के पहले तक हर साल हमारा अपना जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे हमारे यहाँ का जो थिएटर है, हमारे यहाँ जैसे बंगाल में यात्रा होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो नाटक होता है उसका प्ले होता है, 3 घंटे 4 घंटे होता है, और इसको हम लोग करते थे। और ये बहुत एक्टिवली हम लोग इसमें सभी फैकल्टीज भी पार्टिसिपेट करते थे। तो एक थिएटर डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है जो इसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ये डिपार्टमेंट भी अपने आप में एक एसेट है हमारे विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि यहाँ से जो फैकल्टी हैं ये इंटरनेशनली रिनाउंड फैकल्टी हैं। प्रोफेसर SP व्यास वेल नोन नेम है, प्रोफेसर संजय जैन इसमें बड़ा नाम है। यह है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। ये वही बिल्डिंग है, लेकिन ये जो हमारी हिस्ट्री का था, हिस्ट्री के ही एक हिस्से में इसमें फिलोसफी का डिपार्टमेंट है। क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो बहुत लंबा है, और उसमें और हमारे इसमें चार डिपार्टमेंट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री के जो फैकल्टीज बैठते हैं, तो वो उनका कमरा है। ये पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है। ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये उर्दू और पर्सियन डिपार्टमेंट है।
ये डिपार्टमेंट ऑफ योगा है, जहाँ पे योग की शिक्षा दी जाती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। इसके बाद जो है मैं आपको एक वीडियो डिस्प्ले करूंगा। मयंक जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर, यस आ सर। रही है, यस सर, आ रही है आवाज। हेलो? यस सर, यस सर, आ रहे। हाँ, आ रही सर, आ रही। मैं दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो है, देख पाते हैं कि वो दिखता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मयंक, मयंक, सर दिख रहा है सर, नो प्रॉब्लम। सर ऑडियो आ रही है, सर ऑडियो आ रही है। आ रही है आवाज सर, सर। दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं सर, ठीक है सर। ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है आवाज। ये सागर का है, आप देख पा रहे हैं, ग्रीनरी आप देख पा रहे हैं। हाँ सर, देख पा रहे हैं। थैंक्स टू माय स्टूडेंट मंजुला गौर, एंड शी इज अ वेरी नाइस काइंड। ये 1961 में 1961 में इस गेट को बनाया गया। ये जो देख पा रहे हैं, ये गौर साहब की जो प्रतिमा है, जिसको अर्जुन सिंह ने अनावरण किया था, और पीछे जो है ओपन ये है जहाँ पे हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। पीछे से जो दिख रहा था आपको, सर मूव नहीं कर रहा है सर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्या? नहीं सर, वो लोगो दिखा जा रहा है, लोगो वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर। हम देख सक रहे हैं सर, हमारे यहाँ आ रहा है। क्लियर आ रहा है, साउंड और पिक्चर दोनों भी आ रही है। हाँ, ये गांधी जी का वैष्णो जन तो मैंने डलवाया है। वीडियो आ रहा है सर, वीडियो आ रहा है। अच्छा ओके सर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है इधर। नेटवर्क इश्यू होगा सर, मे बी। हाँ। पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो वैष्णो जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे, गांधी जी का जो फेवरेट संगीत था, सुनते थे। नरसिंह मेहता ने इसको लिखा है 15वीं शताब्दी में। बड़ा सर प्यारा संगीत डाला है आपने इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये जो आंकड़े हैं, थोड़ा सा इसमें ये है, अभी हमारे यहाँ 4 गर्ल्स हॉस्टल हमारे अभी 2 हैं, तीसरा बन रहा है। लाइब्रेरी है, इसके बारे में कर रहा था मैं।
ये गौर साहब की समाधि दिखाई दे रही है आपको। ये यूनिवर्सिटी के पीछे से एक सड़क है जो दूसरी तरफ से बच्चे आ जाते हैं और सुबह के समय देख पा रहे हैं वॉक कर रहे हैं लोग। ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। ये यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टेडियम भी है और ये इसका बाहरी हिस्सा, और ये ऊपर से व्यू देख पा रहे हैं आप। ये जो अशोक का पेड़ देख रहे हैं यही जस्ट मेरा पीछे कमरा है। ये फिर वही स्लाइड्स हैं जो डिपार्टमेंट्स के आपके चल रहे थे, सेम वही डिपार्टमेंट से स्लाइड्स दिखेंगे। ये आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, जो कलाकृति दिखाई दे रही है, ये वराह मूर्ति है। जो विष्णु के जो अवतार हुए उसमें से उनके वराह मूर्ति है, यहाँ हिरण से मिला था। और ये देवी प्रतिमा है जिसको खंडित किया गया हुआ, खंडित प्रतिमा है। ये EMRC डिपार्टमेंट है जहां पे मूक्स कोर्स जो होते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह होना होता है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है और सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। ये आपका फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है, यूरोपियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। पीछे आप पहाड़ देख पा रहे थे। ये संस्कृत डिपार्टमेंट है, यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत सारे। ये आप यहाँ पे थोड़ा देख पा रहे हैं, यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है। यूनिवर्सिटी का अपना प्रेस है जहाँ क्वेश्चन पेपर से लेके सारी चीजें पब्लिश होती हैं। ये हमारा गेस्ट हाउस है। बहुत अच्छा लगा सर। सर वेलकम, बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत जल्दी सर घूमने का मन कर रहा है सर, जैसे आपने दिखाया सर इससे। अच्छा। हम तो इससे अनजान थे सर, इतने अच्छे प्लेस सर अनजान थे, पास में रहकर भी। Sir, how far is Bhimbetka from the university? हाँ जी, हाँ जी। How far is Bhimbetka from the university? It is around 100 kilometer. Okay, अच्छा। Around 170-180 kilometer Bhopal, the capital of MP, and 150 kilometer Jabalpur, and Khajuraho 150 kilometer, 190 kilometer. Panna Tiger Reserve is around 190 kilometer. मतलब 200 किलोमीटर के रेंज में सब है। सागर बीच में है, उसके चारों तरफ। So it is a tourist hotspot. Which place is सागर? सागर माने ये जो रोड होते हैं ये कि सागर से ट्रांजिट होते हैं। हमको मध्य प्रदेश जाने की इच्छा है,
हाँ हाँ टूरिज्म के लिए हम सागर विजिट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर यही मन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश तो घूमने Can जाने we का be तो allowed बहुत to अच्छा come प्लेस है। into the university while visiting Madhya Pradesh? Why not? Why not? I will be there to Okay, welcome you. okay, sir. Okay, sir. That's so I nice will of be, you. यही है, हम लोग जब मध्य प्रदेश आएंगे सर घूमने के लिए जरूर आएंगे। ये तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यूनिवर्सिटी के दौरान में, जरूर आएंगे सर। जरूर आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Excuse me, sir. I want to say something. Sir, as I am Ashwini Hiramar from Belgaum, Karnataka, and we are from Karnataka. And whenever we usually think about doing any courses, we never opt to go out of Karnataka. But by sitting here in this, by attending this program, we are able to see this university. And we are very happy that we saw this university, and it is so big university. And whenever I see this university, it just resembles for me that I mean my Karnataka university is also like this only. So it is very big. It nearly resembles that university. So it's very nice to see this university. Thank you for this video. वेलकम। क्या हुआ कि लास्ट जब सेकंड लेक्चर का प्लान हुआ और डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी रिफ्यूज किया उन्होंने लेक्चर के लिए, तो मेरा था कि या तो गांधीयन थॉट पे मेरा लेक्चर होगा या तो दलित स्टडी इस पे बात करूंगा मैं। आप लोगों से मैंने कहा भी था, तो लेकिन बेदरे सर ने कहा कि नहीं पंकज जी कुछ ऐसा करिए कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, कुछ दिखाइए। तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि मतलब ऑल ऑफ सडन कहाँ से अरेंज करें। थैंक्स टू माय स्टूडेंट, एंड उसने बहुत जल्दी से सब चीज़ों को किया। और मैंने मेरे से बात किया, तो मैंने कहा कि डिपार्टमेंट्स की थोड़े से फोटोग्राफ्स हो जाएं और थोड़ा सा हमारा इसका हो, तो उसने एक अच्छा चीज़ हमारे सामने लाके किया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखा पाया। और कभी मौका मिलेगा तो हम सागर का भी कुछ वीडियो बना के दिखा पाएंगे कि सागर का और व्यू जो है आपको कभी दिखा पाएंगे। और देखिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम किसी कोर्स में आते हैं तो न केवल हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को जानने पहचानने का प्रयास भी करते हैं। और बेसिकली ये एक इंटरेक्शन होता है आपके और हमारे बीच, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आपका वहाँ यहाँ के डायरेक्टर हो, चाहे यहाँ के स्टाफ हो, और यहाँ की चीज़ों पे यदि आप यहाँ पे आप फिजिकली आए होते तो आपका एक रिलेशन बन जाता, एक बॉन्डिंग बन जाती इस जगह से। जैसे मेरे इसके पहले हम लोगों ने पिछले साल दिसंबर जनवरी में हम लोगों ने एक कार्यक्रम जो 56 ओरिएंटेशन किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे उनके जितने पार्टिसिपेंट हैं 56 ओरिएंटेशन के, दे आर ऑल इन टच विथ मी। और वो जो भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं अपने यहाँ कॉलेज में कुछ कर रहे हैं तो दे इन्फॉर्म मी एंड उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जहाँ पे हम लोगों ने अपने लेक्चर भी दिए महाराष्ट्र में। उस समय जो 56 ओरिएंटेशन था उसमें मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र से थे, और उसके बाद सेकंड नंबर पे यूपी कानपुर से थे। डीएवी कॉलेज के बहुत सारे फैकल्टीज थे, कुछ बंगाल से भी थे। तो उस समय पैन इंडिया से लोग आए थे, हरियाणा से थे, पंजाब से थे। तो एक हमारे बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है, और हम वी लर्न ए लॉट फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो, एंड मतलब हम एक दूसरे से सीखते हैं, और एक म्यूचुअल ये होता है बेसिकली। खैर ये तो बात हुई। एक दो चीजें और बताना चाह रहा था आप लोगों की। हमारी यूनिवर्सिटी ने सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप सभी परिचित हैं, अच्छे से परिचित हैं। बेसिकली ये हमारा पद्धति नहीं है, ये पद्धति है, दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फ्रॉम शायद वेस्ट, और मेरे ख्याल से अमेरिका से हमने इसको अडॉप्ट किया है। और उस पद्धति, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इसके पीछे मकसद ये था कि हम बच्चों का इवैल्यूएशन अच्छा से कर पाएं, और बच्चों को प्रमोट करें क्लासरूम तक लाने का, क्योंकि इसमें अटेंडेंस को पर फोकस किया गया। अटेंडेंस जो क्लासरूम जो टीचिंग है उस पर फोकस किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जो हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका बदल रहा है कोरोना पीरियड में, देखिए अपॉर्चुनिटी के रूप में लोग ले भी रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। देखिए सरकार बहुत पहले से प्रयास कर रही थी, ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट कर रही। ऑनलाइन टीचिंग मेरे हिसाब से कुछ हद तक तो ठीक है,
जैसे आज इस सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं और आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि इसको पूरे भारत में इसको यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू कर दिया गया तो आप कल्पना करिए जिस देश में 40% लोग खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, लगभग 40 से 50 बच्चे मेरे से गूगल मीट से क्लास में अटेंड नहीं कर पाते, तो हम उनका कैसे करें। हम तो 60 लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट 60 पीपल, 62 स्टूडेंट्स, बट नॉट अबाउट 40%। तो जो 40% छूट जा रहा है उसके लिए क्या। आप कल्पना करिए कि मैं अपना जो ये मोबाइल फोन यदि मैं लेके आ रहा हूँ, मैं बीइंग ए फैकल्टी आई एम गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग सिस्टम एंड आई हैव 2 फोन्स, एक मेरे पास है, एक मेरी वाइफ के पास है, मेरे 2 बच्चे हैं, अब उनको पढ़ाना है, तो मैं कोशिश करता हूं कि सुबह उसकी क्लासेस हो जाएं तो अपना मैं मोबाइल लेके आऊं, घर जाता हूं तो बच्चे का पहला पूछता है पापा मोबाइल दे दो, क्योंकि उसको क्लास करना है, उसको असाइनमेंट देखना है। आप कल्पना करके देखिए कि क्या हम बीइंग ए फैकल्टी तो हम अफोर्ड कर पा रहे, एक गरीब आदमी, एक रिक्शा वाला, एक जो लेमैन है वो बेचारा कैसे करेगा, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। या सोचिए जो प्राइवेट जॉब में है उसके पास ले के एक फोन है, वो कैसे बच्चे, उसके 2 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएगा। सरकार का ये इमेजिनेशन, इस बार 15 अगस्त को जब बात हुई तो ऑनलाइन टीचिंग को बहुत सराहा गया और मैं भी इसको मानता हूँ कि ठीक है अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, लेकिन यदि इसको हम यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू करेंगे तो इसके खतरे हैं। भारत जैसे देश में तो स्पेशली है, ऐसे देश में जहाँ पे गरीबी को डिफाइन किया, जहाँ पे हम पॉवर्टी के बाद बिलो पॉवर्टी, हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे हम लोग का यदि जो सर्वे आए हैं, जो NSO के जो रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से हमको दिखाई देता है कि मोर देन 30 to 40% पीपुल जो है वो अंडर, मतलब जो पॉवर्टी के बिलो लाइन पे है, और ये चीज बहुत खतरनाक है। तो मेरा अपना मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में ठीक है टेक्नोलॉजी का यूज अच्छा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करना भी खतरनाक है, और खास करके ऐसे देश में जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है और वो ह्यूमन रिसोर्स जो वेल इक्विप्ड नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे देश में जो अच्छा दूसरा एक चीज और कहना चाह रहा था, आप लोग बहुत सारे लेक्चर सुनेंगे, अभी हमारे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आएंगे, खास करके मूक्स को लेके, ई क्लासेस को लेके और जो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि मैं भी इस टेक्नोलॉजी का लाभ ले रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और चीजें कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब क्रिटिकल सोचता हूँ, जब क्रिटिकल थिंकिंग पे आता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या भारत सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों का है या उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग का है। भारत उनका नहीं है। भारत हाशिए पे जो लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, वो उन लोगों का है जो शोषित है। हाशिया मतलब एक प्रकार से जो उनको समाज में एक किनारे कर दिया गया, जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। कोरोना पीरियड में 2 बातें निकल के आई। हम लोग जैसे सैलरीड लोग बहुत खुश थे अपने घर में कि हम लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट आप सोच के देखिए, जहां, क्योंकि हमको चिंता नहीं था, क्योंकि 31 की शाम को सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो मैं निश्चिंत था कि भाई मुझे तो सैलरी आ जाएगी, तो मुझे क्या चिंता है कि। और हमारे में से कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जो बोल रहे दिसंबर तक चला जाए, क्लासेस ना हो, बच्चे ना आए, क्लासेस ना हो, हमको डिपार्टमेंट जाना ना पड़े। आप कल्पना करके देखिए हम किस प्रकार से लेके देख रहे हैं। और वहीं पे जब हम घर में लूडो और चेस खेल रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसा वर्ग है जो ये सोच रहा है कि कल कैसे होगा, लॉकडाउन है, बंद है, मेरी जॉब छूट गई है, मैं काम नहीं है, मैं अपने बच्चों को कैसे उसका पालन पोषण कर पाऊंगा। तो आपको उस प्रकार से क्रिटिकल सोचना पड़ेगा, उस प्रकार से सोचना पड़ेगा जो पॉलिसी, और खास करके ये मेरे और आपके सोचने से भी नहीं होगा, सोचना उन पॉलिसी मेकर्स को है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स इतने ऊपर बैठे हुए हैं कि वो जमीन देख नहीं पाते हैं। और ये जो चीज है, और ये हमारा जो सत्ता जो होती है, जो पावर होता है, जो स्टेट होता है, वो ये उसके साथ प्रॉब्लम है। मैं गांधीयन वर्ड में कहूं तो स्टेट वायलेंस करता है। गांधी कहते थे कि स्टेट जो है स्टेट इज ए टूल ऑफ वायलेंस। और वायलेंस मतलब हमेशा खून बहेगा ऐसा नहीं है। वायलेंस इस प्रकार से भी है कि वो गरीब को नहीं देख पा रहा है, गरीब को समझ नहीं पा रहा। हम और आप इस बात में बहुत बोलते हैं कि अरे देश ने तो बहुत दिया कि भाई 5 किलो अनाज दे दिया। क्या 5 किलो अनाज दे देना काफी है? ये शॉर्ट टर्म प्लान हम लोग क्यों करते हैं?
पहली बार मुझे ध्यान है नरसिम्हा राव सरकार के समय में मिड डे मील चालू हुआ और गरीब बच्चों को ये कहा गया कि भाई उनको भोजन दिया जाए और दोपहर में वो आएंगे तो खाने के बहाने आएंगे तो पढ़ाई होगी, अच्छी बात है। ये भी एक शॉर्ट टर्म प्लान था। हमने मनरेगा देखा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग देश में किस प्रकार का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं चूंकि सोशल साइंस का बंदा हूं, मेरा कोई लैब नहीं होता, समाज ही, सोसाइटी इज माय laboratory. Every day I do the experiment in society. I watch whatever I watch in the society or my surroundings, and which I deliver to my students and you people also. मैं एकेडमिक लेक्चर नहीं देता सर, मैं आई एम सॉरी टू से कि मेरा लेक्चर उसको एकेडमिक उसमें नहीं आता, उस प्रोफार्मा में कि मैं बड़े बड़े दार्शनिकों के नाम लूं और उनकी बात को कहूं। मैं बिल्कुल वैसा नहीं कहता हूं। मैं सिर्फ बात करता हूं कि क्या हमारा देश में जो अंतिम आदमी है, जो लास्ट मैन है, क्या हमारी जो पॉलिसी है वो उसको बेनिफिट पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही। यदि नहीं पहुंचा रही है तो हमारी सारी पॉलिसी बेकार है, सारी पॉलिसी बेकार है। हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए और भी जो कर रहे हैं, आज भी हम लोग प्लान्स पे प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन हमारा अंतिम आदमी के बारे में कोई प्लान नहीं। दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा, जो हम लोग पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, उस पॉलिसी मेकिंग के साथ एक ड्रॉबैक और भी है कि जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जो है शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान कभी भी सोसाइटी को फायदा नहीं पहुंचाता है। शॉर्ट टर्म प्लान से काम नहीं होगा, आपको लॉन्गर रन के लिए प्लान करना पड़ेगा। हम जो मनरेगा भी कर रहे हैं वो भी शॉर्ट टर्म प्लान है कि 100 दिन आपको रोजगार दे दिया, 100 दिन उसको खाने के लिए, बाकी 265 दिन क्या करेगा। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हर आदमी के पास काम हो। अब सवाल यह है कि काम कैसे आएगा, काम कैसे आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग सो कॉल्ड डेवलपमेंट की ओर भाग रहे हैं। कल मैं जो गांधी जहां पे खत्म किया था, जहां पे रोका था कल 11:30 बजे, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस बात को कह रहा हूं कि जहां पे हम भारत जैसे देश में जहां पे 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़, और इट इज ग्रोइंग एवरी डे, और मेरे ख्याल से हम लोग चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। और जो 130 करोड़ में से जो पॉपुलेशन है उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, और हम लोग डेली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? जो ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर रहा है। अभी हम और आप चिंतित होते हैं हम अपने रोजगार को लेकर, हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखिए, मुझे मेरा जॉब मिल गया तो बहुत सारे साथी बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास जॉब है, तुम क्यों मूक्स और उसके खिलाफ बोलते हो, मूक्स और ई कंटेंट के खिलाफ क्यों बोलते हो? तो मैं कहता हूं कि मूक्स और इसके खिलाफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चिंतित हूं अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए। सिर्फ मैं अपना सोचूं ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई। मैं चिंतित हूं, मुझे जॉब मिल गया, दैट इज नॉट इनफ। आई एम वरीड फॉर माई जो अपकमिंग जनरेशंस, जिनके बारे में हमको सोचना चाहिए। और ये थॉट प्रोसेस पॉलिसी मेकर्स को आना चाहिए। जब तक वो नहीं सोचेंगे, देश का कुछ नहीं होगा। मैं लाख गांधी की बात करूं, अम्बेडकर की बात करूं, चाहे मार्क्स की बात करूं, ये सब बातें सिर्फ कागज पे रह जाएंगी। हम और आप सुन के हम एक दूसरे को बोलेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा बोला आपने, इससे कुछ नहीं होगा। ये चीज हमको पॉलिसी मेकर तक पहुंचानी चाहिए। हम सबको लिखना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को कि मेक ए प्लान जो कि लॉन्ग रन में वो काम करे। और हम जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे हम अपने एजुकेशन में कर रहे हैं, चाहे लेबरर्स को तो हमने रिप्लेस करना बहुत पहले शुरू कर दिया था कि जब कैपिटलिस्ट जो थे और एक को टेंडर मिल जाता था और वो जो है हजारों लेबर्स को रिप्लेस कर दे रहा था। तो भारत जैसे देश में बहुत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत मशीनों की आवश्यकता नहीं है, वहां पे काम की आवश्यकता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रकार का कृत्रिम काम उसको कह सकते हैं, एक प्रकार से बनाया हुआ काम गांव में पैदा करते हैं। आप लोग मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो रोजगार गारंटी योजना है, उस योजना के बारे में ये है कि लोगों को शुरू में तो चलो हर गांव में काम था कि भाई तालाब बनवाना है, सामुदायिक भवन मतलब एक कम्युनिटी सेंटर बनाना है, रोड्स बनाने हैं, नाली बनना है। लेकिन ये तो 1 साल में आपने कर दिया, 2 साल में कर दिया, 3 साल में कर दिया, चौथे साल में क्या काम देंगे गांव के लोगों को? 100 दिन क्या काम देंगे? तो हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग फिर वहां पे एक करप्शन करते हैं। करप्शन ये करते हैं कि एक गड्ढा करवाएंगे, पहले 50 दिन हम गड्ढा करवाएंगे और अगले 50 दिन उस गड्ढे को भर देंगे ताकि 100 दिन का रोजगार हो जाए। कागज पे रोजगार उसको मिलेगा
जो मेरे से, जो सरपंच से, जो पंच से उसका रिलेशन होगा। तो हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर रहे। ये जो चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये हम लोगों के जीवन का, इसलिए हम लोगों को सोशल साइंस, जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को सोशल साइंस कहा गया है, समाज का विज्ञान। हम यदि अपने विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ हम दुर्खाइम और मार्क्स, रूशो, इसके बारे में बात करें और बड़ी बड़ी एकेडमिक बात करें, इससे कुछ नहीं होना। इवन मैं गांधी की बात करूं तब भी कुछ नहीं होना। मैंने बार बार कहा है कि गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, इनका नाम लेने से कुछ नहीं होगा, इनके काम को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अपने तरीके से हम सबको इसमें बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा अपना पार्टिसिपेशन बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस प्रकार से समाज को योगदान दे सकें, चाहे अपनी बात कह के। जैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं आपके सामने हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहां अपने बच्चों को, अपने साथ के लोगों को, अपने शहर में, अपने सराउंडिंग्स में, जहां भी आपको मौका मिले, आप अपनी बात को कहिए। लोगों में उस प्रकार की चीजों को फैलाइए। जब तक आप अपने विचारों को नहीं, क्योंकि बीइंग ए टीचर मेरा मानना है कि थॉट्स को एक जगह बंद रखने का जगह नहीं है, इसको चारों तरफ शेयर करना चाहिए। और शेयर ऐसा थॉट्स करिए जो गरीब से गरीब आदमी को, आम से आम आदमी के फायदे का हो। गांधी कहते थे कि जब भी आप कोई स्टेप उठाइए तो ऐसा स्टेप उठाइए जो आप ये सोच लीजिए कि उस स्टेप से उस गरीब आदमी का भला होने वाला है या नहीं होने वाला। इस चीज को बहुत ध्यान रखें। ये यदि आप कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम उन सारे लोगों के, सारे जो देश के लिए जो कंट्रीब्यूट किए हैं, चाहे वो अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, चाहे गांधी हो, चाहे और भी जो लोग हैं जो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारे लिए, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपना जान दिया। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, वो नहीं सोचे ये सब। वो तो अपना जान दे दिया ना, सेक्रीफाइस कर दिया। और सेक्रीफाइस किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया। यदि वो भी सोचते हैं कि अरे यार मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी बेटे का क्या होगा, यदि वो इतना छोटा सोचते तो क्या हमको आजादी मिलती? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि हमको अपने हिस्से का गांधी होना है, अपने हिस्से का अंबेडकर होना है, और अपने हिस्से का हमको एक फ्रीडम फाइटर भी होना है। तब जाके हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। समाज में बदलाव सिर्फ बात करके नहीं होगा, हमको अपने वर्क से करना पड़ेगा। साथियों, एक मैं बहुत उदाहरण दूंगा। अभी जो वीडियो शेयर किया उसमें मैं अपनी बिल्डिंग का नहीं बताया। हम लोग जिस कैंपस में जहाँ रहते हैं वहाँ पे जिस सराउंडिंग में है, बहुत बड़ी जमीन है, खाली जमीन है, वो बंजर जमीन थी। उसमें हम लोग में से कुछ फैकल्टी, जिसमें से हम्बोल्ट फेलो हैं, जो केमिस्ट्री के साथी होंगे इसमें, वो जानते होंगे वॉन हम्बोल्ट को जर्मनी की एक फेलोशिप है जो केमिस्ट्री के सिर्फ भारत में 3% उसका सक्सेस रेट है। और उसमें से हमारे 2 साथी हैं, पुष्पल घोष हैं, एक मेरे बहुत अच्छे साथी, और दूसरे हैं केबी जोशी, जो हम्बोल्ट फेलो हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, गिरीश सिंह है, ऐसे बहुत सारे, अरविंद गौतम है लिंग्विस्टिक्स से। हम लोगों ने अपना दिन तय किया कि हर संडे को हम अपना ह्यूमन लेबर अपने से काम करेंगे, पौधे लगाएंगे और वहां पे चारों तरफ हम काम करेंगे। कोविड-19 के दौरान भी हम लोग अपने गांव के आसपास में खोज के जो लेबरर्स थे उनके पास खाना पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। ये काम हमको करना है। लेक्चर्स मैं दे रहा हूं, अभी आप भी कहेंगे कि सर आप तो लेक्चर दे रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसको हमको जो कह रहे हैं, जैसे गांधी जो कहते थे पहले वो करते थे, उसके बाद वो कहते थे। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा लेक्चर भी सिर्फ कहने मात्र से नहीं, इसको मैं करता हूं। इवन मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूं साथियों, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने घर में अपनी वाइफ के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करता हूं। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, गौर साहब के वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे। तो हमारे समाज में क्या है, जैसे आप लोग सभी लोग जहाँ घरों से हैं, मैं आपसे एक बहुत एक बात कहूँगा कि हमारे घरों में हमारा हस्बैंड खाना बना दे तो कोई बुरी बात नहीं, वो बना लेगा। लेकिन जैसे ही वो बर्तन धोने जाता है तो हमारी जो वाइफ्स हैं या माँ है या बहन है, वो एकदम बोलती है नहीं रुको, तुम क्यों, कैसे धो सकते हो। ये हमारा माइंडसेट है, इसको बदलना हो। मैं अपने घर में जब मेरी शादी हुई और उसके बाद वाइफ आई, और कभी कभी जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो मैं बर्तन करता था। वो सारा काम करने के लिए एग्री थी कि चलो तुम खाना में हेल्प कर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन जब व्हेन आई गो टू वॉश द यूटेंसिल्स, बर्तन धोने जा रहा था, तो शी स्टॉप्स मी, नहीं तुम मत करो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पैट्रियार्की यहाँ पे है
उसको ये किया गया कि ये लड़कों का काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है। खाना बनाना लड़कियों का काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना ये लड़कियों का काम है। इन सब में बदलाव करना पड़ेगा। हम सबको छोटी छोटी बदलाव करें, छोटा छोटा बदलाव करें तो हम सब के अंदर गांधी हो सकता है, हम सब के अंदर अम्बेडकर हो सकता है। हम और आप, हम लोग ये बात, जैसे मैं दलित स्टडीज पढ़ाता हूँ साथियों, तो दलित स्टडी पढ़ाना जो है अपनी बात है, लेकिन दलित को अपने साथ जोड़ के अपने लाइफ में उस बदलाव को करना ये अलग बात है। आप कभी मेरे डिपार्टमेंट में विजिट करिए, मेरे यहाँ जो 2 प्यून है, एक क्लरिकल स्टाफ है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि कौन प्यून है और कौन यहाँ पे, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग है जो हमारे डिपार्टमेंट में कि हम उनको बहुत, कभी नाम लेके नहीं कहा हम लोगों ने, हम उनको बहुत भैया दादा इस प्रकार से हम उनके साथ बातचीत होती है और हम उसको करते हैं। हम छोटे छोटे अपने आदतों से, अपने अपने छोटे छोटे हैबिट्स के साथ हम बदलाव ला सकते हैं। एकेडमिक लेक्चर से समाज में बदलाव नहीं आता है। यदि बदलाव आना होता तो गांधी तो पूरी दुनिया में होते। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लोग 2 लोग हैं। दुनिया भर में यदि बात करें तो गांधी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लोग हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अंबेडकर बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाले लोग हैं। तो बदलाव तो बहुत आ जाता। भारत में कोई दलित नहीं होता, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होती, किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होता, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि वो एकेडमिक किताब के रूप में है, रिसर्च पेपर के रूप में है, वो समाज में नहीं आ पाए। जब तक आप बदलाव अपने घर से शुरू करिए, अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट करिए, अपनी बहन को रेस्पेक्ट करिए, अपनी माँ को रेस्पेक्ट करिए, तब वहां से बदलाव शुरू होगा। ठीक उसी प्रकार से अपने घर में काम करने वाले को आप बराबर का समझिए। हम में से बहुत सारे लोग थे जो मैं देखता हूँ, हमारी बिल्डिंग में 36 लोग हैं। हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 6 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 36 हम लोग रहते हैं। हम सब के यहाँ पे घर में काम करने के लिए कुछ जो फीमेल वर्कर हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में बाई कहते हैं, वो आती हैं, साफ सफाई करती है। सब जैसे ही कोरोना आया तो हम लोग एकदम सारे लोग सबको निकालो निकालो, क्योंकि कोरोना आ जाएगा, बाहर से आती है, कोरोना आ जाएगा। हमने भी मना किया, बट हम विद कंडीशन मना किया कि भाई हम मना कर रहे हैं, आपने मना नहीं किया काम करने से, आप मना नहीं किए। हम में से कुछ साथी, 36 में से 8-10 साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आपको नहीं आना है, लेकिन वी विल पे यू एवरी मंथ ऑन फर्स्ट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो हम इसको करते हैं। आज पिछले 4-5 महीने से, इवन अभी आज तक हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा पैसा नहीं रोका। पिछले 6 महीने से पंकज सिंह को सैलरी लगातार 31 को आ जाती है। तो पंकज सिंह कौन होता है? अपने यहाँ काम करने वाले जो बाइयां हैं, जो वर्कर हैं, उसका पैसा रोक दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसको छुट्टी पे भेज दिया है। कोरोना से बचना है, हमको अपने को बचाना है, इसलिए हम उसको बंद कर दें। ये जो सोच है, ये छोटी सोच है, इसको बदलना पड़ेगा। और हमारे में से बहुत सारे साथी, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, 36 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे हु दे आर पेइंग, एंड जो 26 लोग हैं उन लोगों ने काम से निकाल दिया। तो आप कोई समझ सकते हैं कि समाज में बदलाव ऐसे नहीं आएगा, हम सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, तब जाके होगा, और सबको अपना अपने लेवल पे करना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था, कुछ साथी ने कहा कि आपने कहा कि हम सबको गांधी होना पड़ेगा, हम सबको अंबेडकर होना पड़ेगा। जब तक आप उनको सिर्फ एकेडमिकली पढ़ेंगे ना, उसका कोई लाभ नहीं। जब तक आप उनको अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। ये बदलाव जरूरी है। दूसरा साथियों, अभी चूंकि समय है, मैं आप लोगों से 10 मिनट और एक बात करना चाहता था कि अभी एक बात आई है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत का जो पैमाना है वो ये है कि भाई हम खुद से अपना प्रोडक्शन करेंगे, हम अपनी चीजों को करेंगे और हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर हम ऐसे नहीं होंगे। हम तब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे जब हम हमारे यहाँ पे अपना किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक हमारा मजदूर आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक उसको गारंटी, मिनिमम गारंटी नहीं होगी कि तुमको साल भर काम मिलेगा। किसान तब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा जब तक कि उसको ये नहीं मालूम होगा कि मेरा जो अनाज मैंने लगाया खेत में, उसकी पूरी प्राइसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यदि किसी कारण से ज्यादा बारिश हो गई, ओले पड़ गए, या किसी कारण से फसल खराब हो गई, तो हमको उसका मुआवजा सरकार देगी विदाउट एनी कंडीशन। यदि हम इस प्रकार से उसको गारंटी करें तब होगा। हमको रिसोर्स भी बनाने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन जो हम पागलपन की हद तक हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस, और दिस इज डेंजरस फॉर ह्यूमन काइंड बीइंग। हमारे लिए, अपने लिए, आप कल्पना नहीं करेंगे
कि हम लोग कई बार बहुत क्रिटिकल होते हैं और किसी गवर्नमेंट को बदनाम कहते हैं, चाहे हम किसी अभी जो रूलिंग पार्टी है, जो एक्स रूलिंग पार्टी थी, तो उसको हम ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ये हमारी पॉलिसी में है। द डेट व्हेन वी हैव साइंड द गैट ट्रीटी, जो उसको हमने साइन किया WTO के साथ, और 1 जनवरी 1995 में, देन वी हैव चॉइस, हमने अडॉप्ट कर लिया था कि हम अब अपने हिसाब से नहीं कुछ कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारे ऊपर जो कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनका प्रेशर होगा और उनके हिसाब से हम काम करेंगे। आज सोचिए, हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया है क्या? मेक इन इंडिया ये है कि हमारे यहाँ बाहर की कंपनी आएगी, वो अपना पैसा लगा के अपना चीज प्रोडक्ट बनाएगी और सिर्फ उसमें वो मेड इन चाइना की जगह या मेड इन अमेरिका की जगह लिखेगी मेक इन इंडिया। क्या इससे हमारा किसान मजबूत होगा? क्या इससे हमारा मजदूर मजबूत होगा? नहीं होगा। जो मुनाफा है, जो उसका जो बेनिफिट है, वो तो जाएगा आपके मल्टीनेशनल कंपनीज को जाएगा, कैपिटलिस्ट को जाएगा। इन सब चीजों को तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो गांधी का जो फॉर्मूला था कि लोकल नीड के लिए लोकल लेबर, लोकल रिसोर्सेज और लोकल टेक्नोलॉजी, ये 4 चीज का एक उनका बनता है। दैट इज कॉल्ड स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि पतंजलि के बाबा रामदेव बना रहे हैं तो दैट इज स्वदेशी। दैट इज ए काइंड ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये है कि जब हम अपने गांव में ही हम अपनी चीजों को बनाने लगे, और हमारे जो 10 गांव हैं तो 10 गांव में हम एक दूसरे ऐसी चीजें बनाएं कि हम आपस में हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, हमको शहर की तरफ ना जाना पड़े। ये गांधीयन मॉडल है जिसको हमने अडॉप्ट नहीं किया। इसको हमको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। सिर्फ नारा देने से कि आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आत्मनिर्भर तब हम हो पाएंगे जब हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक और मजेदार आप लोगों से बात करना चाह रहा था कि जब संविधान, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। गांधी जी को वो जो थियोरी है ना ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप अचितंत्र, वो अडॉप्ट होता तो समाज के लिए बहुत उपकार होता। माने ट्रस्टीशिप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हाँ समझ रहा हूँ। वो ट्रस्टीशिप थ्योरी जो गांधी जी कहा था मुझे। ट्रस्टीशिप, देखिए हम लोगों को क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल शायद कहा था, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि कई जगह मैं बातें करता हूँ तो याद नहीं रहता कि मैं आपसे कहा था कि नहीं। हमारे यहाँ भारत में एक प्रथा है कि किसी को महान बोल दीजिए, किसी को महात्मा बोल दीजिए, किसी को भगवान बना दीजिए, और फिर उसका पूजा करके बोलिए कि ये तो भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जो जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे सर, यदि स्कूल में पढ़े होंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में एक होता है आइडियल बिहेवियर और एक होता है जो नॉर्मल जो बिहेवियर। तो जो आइडियल जो कंडीशन है, तो आइडियल कंडीशन, तो आइडियल इसमें जो आइडियल स्टेट है जो आइडियल कंडीशन में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो आदर्श की स्थिति है वो कभी नहीं आ पाती है। क्यों हम लोग कर देते हैं? क्योंकि ये तो भैया वो महान आदमी का है, महात्मा गांधी महान थे इसलिए वो उनकी बात थी, ये हमारे लिए तो नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रस्टीशिप जो थी, ट्रस्टीशिप वही तो मेरा फॉल्ट है, वही तो हमारा फॉल्ट है। हाँ, यही हमारा महान लोगों का हमारा आइडियल है, हमारा नहीं। यही तो मेरा फॉल्ट, हमारा यही बात है, लोगों का फॉल्ट। मैं कल आप लोगों से एक बात कह रहा था साथियों कि जो अम्बेडकर थे, अम्बेडकर का मैंने पूरा लाइफ पढ़ा है, उनके बहुत सारे वॉल्यूम्स पढ़े हैं। तो अम्बेडकर कहीं से भी अमीर घर से थे नहीं, एक साधारण परिवार से थे, और 14 भाई बहनों में एक थे वो। तो भीमराव अम्बेडकर बहुत संघर्ष से बने, अपनी पढ़ाई ही फेलोशिप और दूसरे सहायता से कर पाए। चाहे बड़ौदा के गायकवाड़ हो, चाहे वो आपके शाहजी थे, उनका नाम एकदम साहू जी महाराज की फेलोशिप पे वो आगे की पढ़ाई करने के लिए गए। तो अम्बेडकर तो बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। तो हमको अम्बेडकर से ये सीखना है कि अम्बेडकर ने कभी अपने लिए कोई फायदे की बात नहीं की, उन्होंने समाज के लिए किया। मैंने कल कहा था कि हम में से अम्बेडकर कितने लोग बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे। हम अम्बेडकर को अपने लिए यूज करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, हमको अपनी सुविधाएं मिल जाए। अम्बेडकर हमको तब तक अच्छे हैं, तब तक हम पीछे, जैसे मैं गौर साहब की फोटो लगा के रखा हूं, है ना, वैसे ही हम भी अम्बेडकर की फोटो लगा लेते हैं। हमको अम्बेडकर उतना ही चाहिए, गांधी भी उतना ही चाहिए जितना हमको बताने के लिए। हमको फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमको अम्बेडकर को यहाँ दिल में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। और हमको ये सोचना है, जैसे अम्बेडकर ने लाखों लोगों का भला किया, उनकी पॉलिसीज ने लाखों लोगों का भला किया, तो क्या हम ऐसा कंट्रीब्यूट करें कि हम भी समाज को कुछ दे पाए।
ये इंपॉर्टेंट है और इसको हमको करना चाहिए। ऐसा ही मैं गांधी के साथ बात करता हूं कि उनके साथ भी यही है कि यदि वो भी छोटा सोचते, सिर्फ अपने बच्चे का सोचते, तो आज देखिए उनकी, आप यदि कभी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जो चारों बेटे थे किसी कंडीशन में नहीं रहे, कहीं के ना वो राज्यपाल बने, ना कहीं के मिनिस्टर बने, कुछ नहीं, बहुत खराब स्थिति रही। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं किया। एक बच्चा तो मतलब लगभग बिगड़ गया जब बड़ा बच्चा था उनका। तो गांधी ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बाय डिफॉल्ट ये था कि उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा बनी रही और पूरा जीवन वो मतलब साथ में रही। अदरवाइज गांधी ने तो अपने परिवार के लिए एक चवन्नी कुछ नहीं किया। तो हमको ऐसा सोचना पड़ेगा। अब ये हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे आप लोग नए लोग, अभी कुछ लोग 2 साल 3 साल हुआ जॉब में आए, आप लोग अभी पहला सोचेंगे कि पहला एक तो मैं बाइक ले लूं, फिर अगली बार ले लेंगे कि अब कार ले लेता हूं, उसके बाद बोलेंगे एक तो घर प्लॉट ले लेता हूं, घर ले लेता हूं, फिर जब वो हो गया तो बोले आप बेटी के लिए एक अलग प्लॉट, बेटा के लिए एक अलग प्लॉट, है ना। हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग अभी जैसे मैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो सोच है यहीं पे हम अपने को, हम यहीं गांधी को मार देते हैं, यहीं अंबेडकर को मार देते हैं। और डेली हम लोग, हमने नाथूराम गोडसे ने गांधी को नहीं मारा, हम लोग डेली मारते हैं गांधी को। नाथूराम गोडसे तो उनकी फिजिकल इसको मारा था, हम लोग डेली गांधी को मारते हैं। और हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बात कर रहा था इंडिया का, तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 एंड फ्रॉम आफ्टर दैट ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग के बाद हम कर रहे हैं ना, सबका जन्म इंडिपेंडेंस के पहले थे। उसके बाद हम कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं पा रहा है जिसके देख के सोशल आपका जब यंग जो ब्लड है वो उसको आइडियल तरीके से ले। कोई भी फिगर ऐसा उम्र उभर कर नहीं आ रहा है जिसको देख के यंग जो लोग है वो सोचे कि चलो इंडिया के लिए काम करें, हम लोग काम करें। यही प्रॉब्लम हो गया इंडिया में कि हम अभी भी बात कर रहे हैं तो कोई उन महापुरुषों की बात ही कर रहे हैं जो थे बट अभी नहीं है, लेकिन उसके जैसा कोई भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम आ रहा है कि किसको हमने आइडल बनाए, किसको हम देख के सामने आगे जाए, यही प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं कल भी आपको जब शुरू किया था, गांधी के बारे में बोलना शुरू किया था, तो मैंने 1-2 बातें की थी। कारण ये है गांधी या अम्बेडकर के बारे में बात करने का, मैं दोनों को इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोनों से देखिए, इन्होंने सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने दुनिया के लिए किया। सवाल ये है कि जब हम स्कूल, जो कल्चर हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को ये नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं बताते कि अम्बेडकर ने क्या। हमने सिर्फ बच्चों को सिर्फ बता देते हैं कि ये हैं, ये हमारे लिए पूजनीय है। जैसे मान लीजिए दलित हूँ और दलित हूं तो मैं अम्बेडकर की पूजा करूंगा, ज्योतिबा फुले की पूजा करूंगा और तमाम उन लोगों की पूजा करूंगा जो मेरे लिए, जो मेरे को ये कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करूंगा कि मैं अपने समाज के लिए या दूसरे, देखिए अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया, उन्होंने लेबरर्स के लिए लेबर लॉ पे काम किया, उन्होंने महिलाओं के इक्वालिटी के लिए काम किया। तो वो आदमी अपने समाज से बाहर निकल के बहुत काम किया। ये बात सही है कि अम्बेडकर को हम लोग छोटा बना देते हैं जब हम उनको ये करते हैं कि जब हम सिर्फ उनको दलित आइडेंटिटी के साथ जोड़ते थे। अम्बेडकर को ये ऐसा करना, ये हम लोग गलत करते हैं। इसलिए देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिकली ये जो लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ साथियों, इसको हम लोगों को स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं, जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं और बताते हैं, उनके सामने होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो फाउंडेशन है बच्चों का, वहीं से स्टार्ट होता है। यदि हम बच्चों को उस लेवल पे जाके हिस्ट्री पढ़ाएं और या उनको उस चीजों को बताएं, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में या उन लोगों के बारे में जो रिफॉर्मर रहे हैं, तब जाके समाज में बदलाव आएगा। और ऐसा नहीं है, मतलब आपको क्या लगता है कि मैं एट द यंग एज में ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन बाय द टाइम पढ़ते हमको लगा कि नहीं यार, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, हम उनको क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग देम, हम उनको रिपेमेंट में क्या दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो पढ़ने का जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। अभी एक और बता रहा था मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत डिबेट होता है, उसमें कहा गया कि क्लास 6 से स्किल बेस्ड रखा जाएगा। गांधी तो कह रहे थे स्किल बेस्ड आपका पढ़ाई होना चाहिए, बचपन से आपको काम सीखना चाहिए, है ना। लेकिन गांधी की बात को किसी ने नहीं सुनी। आज 70-72 साल के बाद आप ये कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ किस में कर रहे हैं? सिलेबस में कर रहे हैं। सिलेबस में करने से नहीं होगा भाई, सिलेबस में करने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा। हाँ सर,
यही बात हो रहा है सर, टीचिंग हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रहा है। टीचिंग तो हो रहा है ना, सिलेबस में है, उसका टीचिंग हो रहा है, लेकिन उसका लर्निंग नहीं हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पे है, लर्निंग नहीं हो रहा है, टीचिंग हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, बचपन से हम लोग उसको ये कहते हैं कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, तुमको रैंक नंबर 1 रैंक लाना है या 1 2 3 में आना है। ये जो बच्चों के ऊपर जो हम लोग प्रेशर बनाते हैं, तो वो, और जो एक किताब पढ़ाई जाती है मोरल साइंस, आप सोचिए भारत में मोरालिटी इतनी ज्यादा पढ़ाई जाती है और सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है भारत में होता है। ये कैसे हो सकता है? जहाँ मोरालिटी सिखाई जाती हो, जो गांधी का देश हो, अंबेडकर का देश हो, ज्योतिबा फुले का देश हो, वो देश में आप क्राइम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्राइम होता है। यदि सिलेबस में मोरल साइंस पढ़ा देने से हम मोरल रूप से बहुत ये साउंड हो जाते, तब तो दुनिया बदल सकती थी। मैंने कहा ना कि पढ़ाने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने घर से, परिवार से सिखाना पड़ेगा। एक और मैं आप लोगों से उस दिन जो बात नहीं कह पाया था क्योंकि लेक्चर का टाइम कम था, अभी 5-7 मिनट में एक बात और कहना चाह रहा हूँ। समाज में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बड़ा कारण हम अपने घर से है। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, यदि एक लड़का है और एक लड़की है, तो हम उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें हम अंतर करते हैं। नंबर 1, 12 साल का लड़का जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं और 12 साल की लड़की, उसमें जो चेंजेस आते हैं, इसको हम लोग फैमिली में डिस्कस नहीं करते हैं। इवन सम टाइम उसके फादर को भी नहीं पता होता कि क्या बात हो रही है, सिर्फ वो कन्वर्सेशन होता है दैट इज बिटवीन मदर एंड दैट गर्ल। और जो लड़कियां 12 साल से लेके 50 साल की उम्र तक जो दर्द सहती हैं, इसके बारे में हमारा जो बच्चा है, 12 साल का लड़का जो है, वो नहीं जान पाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम हाइड करते हैं, हम छिपाते हैं, हम अपने घरों में उसको एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और वो 5-6 दिन जो लड़कियों की तकलीफ के दिन हैं, उस समय में हम उसको भगवान बोले कि नहीं, इस समय तो भगवान को नहीं पूजा करना है, छूना नहीं है, अछूत हो जाएगा। एंड आपको एक बहुत बात मैं कहना चाहूंगा कि व्हेन आई गॉट मैरिड एंड I know about all the things, and my wife says कि no, these 5 days I will not touch, I will not, मैं पूजा नहीं करूंगी। मैं बोला why, क्यों नहीं करोगी, क्या हो गया? बोले नहीं अभी मैं मतलब अनटचेबल। देखो, अनटचेबिलिटी हम अपने घर से सिखाते हैं, लड़का और लड़की में फर्क हम सिखाते हैं। आज भी भाई को, 12 साल के बच्चे को ये पता नहीं है कि मेरी बहन जो है 12 साल की, 14 साल की बहन है, उसको कितना दर्द से झेलना पड़ता है। और शायद वो यदि हम उसको घर में बताते तो वो भी उसके बारे में एक सिंपैथी क्रिएट होता हर उस लड़की के बारे में जो बाहर वो देखता। वो अपनी बहन के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन ही इज वेरी हार्श टू अदर गर्ल्स। क्यों है? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो उसके दर्द को नहीं जानता। मैं आपसे बात ये कह रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं क्योंकि हम अपने घरों में अब बच्चों को नहीं ठीक से पढ़ाते हैं। स्कूल के पढ़ाने से नहीं होगा। हम घर में जो भेदभाव करते हैं, घर में जो सिखाते हैं, बच्चा वही चीज समाज में सीखता है। सोशल साइंटिस्ट होने के नाते मेरा अपना ये मानना है कि हमको समाज में, मैं 2 बेटियों का बाप हूं। आई डिस्कस विथ माई डॉटर्स, one is around 14 years and second is 8 years, and openly I discuss कि ये बात हमको करना चाहिए। और मैं अपने 18 साल के जो बच्चे, बीए के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे, 120 बच्चे होते हैं मेरी क्लास में, मैं उन बच्चों के साथ भी इस बात को कहता हूँ, क्योंकि समाज में जब तक हम इस बात को ओपनली बात नहीं करेंगे, जब तक हम हाइड करेंगे, तब तक क्राइम बढ़ता रहेगा। हम घर, हमारे लिए जानते हैं, आपको एक बताऊं कि एक भारतीय लड़के के लिए लड़की एक अपने में मिस्ट्री होती है, एक प्रकार का सस्पेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमने घर से ही उसको बना के रखा हुआ, दूर बना के रखा है। क्लासरूम में आप बैठते हैं तो लड़कियां अलग बैठती हैं, लड़के अलग बैठते हैं। और किसी ऑफिस में आप देखिए तो वहां पे भी यही चीजें हैं। उसका पीछे कारण क्या है? हमने एक दिमाग में हमारे वो भरा हुआ है कि नहीं, ये लड़की है, ये लड़का। जो डिफरेंस हमारे दिमाग में डाला जाता है, ये चीज खतरनाक है। इसको हमको बदलना होगा। जब तक हम इसको नहीं बदल पाएंगे, समाज में बदलाव नहीं आएगा। और जब हम ये बदलना शुरू करेंगे तो साथियों, मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी, जो अभी एक सर आप में से जो बोल रहे थे कि सर इतना हम क्यों पढ़ाते हैं उनको, जरूरत नहीं है फिर गांधी को पढ़ाने की, जरूरत नहीं है फिर अंबेडकर को पढ़ाने की, फिर ये इन लेक्चर्स की आवश्यकता नहीं है कि मैं इन सब बातों को आपसे डिस्कस करूं। मेरे को नहीं लगता कि एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे हमको इसको बात करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमको अपने घरों में इसकी स्कूल चलाने की जरूरत है, अपने घरों में पढ़ाने की जरूरत है। और आप लोग में से बहुत सारे
फीमेल फैकल्टी मैंने देख रहा था मुश्किल से 6-8 हैं और आज के जो FIP में, लेकिन मेल फैकल्टी इसमें कम से कम 40 प्लस है, 40-45 के आसपास है, 40 के अराउंड है। तो 40 जो मेल्स हैं कम से कम, यदि वो किसी लड़की या लड़के के पिता हैं या होने वाले हैं होंगे भविष्य में, इस बात को ध्यान रखें कि कम से कम हम उनकी ब्रिंगिंग ब्रॉटअप के समय में ये भेदभाव ना करें और इन चीजों को डिस्कस करें, और करना चाहिए। आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, क्लास 9th में जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारी जो टीचर होती है, जो हमारी जो क्लास टीचर होती है या जो साइंस टीचर होती है, उस चैप्टर को स्किप कर जाती है, या वो फीमेल है तो और मेल है तब भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं बताते। और ये आज से नहीं है, जब मैं पढ़ रहा था तब से लेके आज तक की क्लासेस में ये बातें होती हैं। क्यों? क्या वो ऐसा छिपाने की क्या चीज है? बहुत क्वाइट नेचुरल है। यदि मनुष्य जन्म लिया है तो बढ़ेगा, उसमें चेंजेस आएंगे, वो मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाएगा, सारी चीजें होंगी, और एक मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। इसको छिपाने की क्या बात है? क्यों नहीं हम इसको बात कर सकते हैं? इसको करने की आवश्यकता है। और यदि मैं ऐसा बात करता हूं तो बोलेंगे तो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव है, ये अपने घर में तो कुछ और करता होगा, ऐसा नहीं। Being a Gandhian student, I apply in my family first, then मैं इसको समाज में लेके आता हूँ और समाज में करता हूँ, और ये हम सबको करना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए मेरे पास आप देख सकते हैं कि कोई कागज नहीं है लेक्चर देने के लिए, मैं बिना कागज के, अभी आज इंटरनेशनल वेबिनार जो अभी सेकंड हाफ में है, 3:30 बजे से मेरा लेक्चर है, वहाँ भी मैं बहुत सारी ऐसी बातें करूँगा। वहाँ पे अभी सुबह से बाहर के लोग लेक्चर दे रहे थे और मैं उनको सुन रहा था, तो मैं देख रहा था कि वो एकेडमिक तरीके की बात थी। मैं शाम को जब 3:30 बजे बात करूंगा तो वहाँ का माहौल चेंज होगा सर। मैं ये दावे से कहता हूँ कि दिन भर जो लेक्चर चले हैं वो लेक्चर एकेडमिक लेक्चर थे, मेरा नॉन एकेडमिक होगा, मेरा लेक्चर गांधीयन होगा। इसलिए होगा क्योंकि गांधी ने कभी एकेडमिक लेक्चर दिया ही नहीं, गांधी ने कभी एकेडमिक बातें की ही नहीं। उन्होंने नॉन एकेडमिक बातें की जो मजदूर को, किसान को, गरीब को समझ में आ सके। और गांधी की बातें बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट होती थी, और हम सब की भी होनी चाहिए। हम बहुत क्रिटिकल लिख के, बहुत उसको कॉम्प्लेक्स लिख के हम लोग बहुत अच्छे सोशल साइंटिस्ट हो सकते हैं, हम लोग अच्छे स्कोपस जर्नल में हमारे पेपर छप सकते हैं, लेकिन क्या हम समाज के काम आएंगे? मैं देखता हूँ हमारे यहाँ से, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे फैकल्टी हैं, इनके बहुत सारे पेपर्स आते हैं, लेकिन उनका समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है? वो छप जाता है, छप के वो एक कोने में डिपॉजिट हो जाता है। यदि उस रिसर्च का, यदि समाज को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे रिसर्च का हम करेंगे तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो वी हैव टू रीथिंक। हाँ, थैंक यू। सर पंकज कुमार दास। हाँ सर बोलिए। पंकज सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। हाँ सर, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से लेक्चर दिया है, और जो आपने ग्राउंड रियलिटी बताई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। अभी उस दिन का भी मैंने आपका लेक्चर सुना और आज का भी सुना। तो एक क्वेश्चन है जो आपने अम्बेडकर जी कहा है, जो गांधी जी के बारे में कहा जी जी, तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी हम बोल रहे हैं कि कोरोना के ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो कोरोना से बचने के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। What do you think about this social distancing? Yes sir. Thank you. Very relevant question, sir. Very relevant question. Nice, sir. But you think that is there any agenda? Yes. I can मतलब मैं इसको इस प्रकार से समझ सकता हूँ कि ये जो वर्ड है अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। Why social distancing? Physical distancing. Yes. The word we can use the physical distancing, the 2 yard, 3 feet, 1 meter physical distancing, not social distancing. Why social distancing? तो मेरा अपना ये मानना है कि ये इस वर्ड भी यूज किया गया वेस्ट से। We have adopted this word from West. There is a problem with our colonial mindset. We adopt all those words which the West has adopted. हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं सर। वी आर नॉट डूइंग द, बेद्रे सर ने मेरा परिचय कराया हिस्टोरियोग्राफी में
कभी मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का तो मैं हिस्टोरियोग्राफी पे आप लोगों के साथ बात करूंगा। इन चीजों को सर जस्ट मिनट सर just a second. Has this word social distancing has been deliberately imposed upon us? No. It is taken from a movie of Hollywood, Contagion. Yes. Contagion. Yes. Contagion. So why are we using so many times social distancing instead of physical distancing? Is there any kind of propaganda or planning behind? सर ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ छुपा एजेंडा है। देखिए मैं देखिए पहला तो मैं कहूंगा कि एजेंडा क्या है ये तो कहना बहुत डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस, बट द थिंग इज दैट कि वी हैव अडॉप्टेड, हमने आंख बंद करके इसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना। हमने इसके पीछे सोचा नहीं कि ठीक है वेस्ट वाले कर रहे हैं, कॉन्टेजियस फिल्म में इसका यूज किया गया, तो क्या हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना ठीक होगा जहां पे पहले से ही सोशल इश्यूज हैं, जहां आज भी हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा मार्जिन जो है डिप्राइव्ड है, जो मतलब एक्सप्लॉइटेड है, हम ऐसी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग की जगह पे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेरे ख्याल से ज्यादा वर्ड अच्छा होता कि हम शारीरिक दूरी बना के रखें। आज मैं और बेदरे सर के बीच में हमारी सही है जस्ट 1 मीटर की 1.5 मीटर वो दूर मेरे से बैठे हैं, मेरे अपोजिट बैठते हैं, मैं इधर बैठा हूँ। ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हुई? हेलो सर, प्लीज मैडम एक हम और आप सब मिलकर इस ऐसे जो वर्ड यूज हो रहे हैं इनको थोड़ा प्लेगरिज्म लगाएंगे थ्रू अंबेडकरियन एंड गांधीयन थॉट। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल सर। हाँ रेणुका मैडम कुछ बोल रहे हैं। जी सर। First of all, I would like to thank you for such a spiritual lecture, sir. I just want to share with you one thing among with our participant also. सर जैसे कि भारत तो गरीबों का देश है और वैसे मैं भी पूना से बिलोंग करती हूँ, फिर भी एक विलेज में पैदा हुए और बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ आज तक। 2011 में नेट पास किया, फिर 2015 में PhD पास किया सर। then also still I am not on the payroll. और मुझे बहुत कंट्रीब्यूट करने का मन करता है सर, फिर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम CHP पे काम कर रहे हैं, एडोब बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि जिनमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, कॉलेज हमको अलाउ नहीं कर पा रहा है। तो मैं हमारे विलेज के लिए मैं पहले ऐसी बेटी हूँ कि जिन्होंने PhD किया, नेट पास किया, तो बिफोर 10 years इट वॉज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर आवर विलेजियर्स। लेकिन अब जैसे कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ आफ्टर 10 years also I am not getting the payment or the salary. I am not expecting that by my individual view. मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि मुझे कितना पैसा मिलता है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन सिस्टम। बट जो मुझे ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं और जो मुझसे इंस्पायर थे, जो लड़कियां मुझसे इंस्पायर थी, जो फैमिली मुझसे इंस्पायर थी, वो अभी जबकि देखते हैं कि मुझे उतना पैसे नहीं मिल रहा है, उतना सोसाइटी में वो स्टेटस बिकॉज ऑफ माई सैलरी नहीं मिल रहा है, तो अभी उनको ऐसे लग रहा है कि फिर बच्चियाँ इतना पढ़ रही है हमारे समाज से, मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, तो इतना पढ़ रही है, फिर भी उसको अगर वो स्टेटस नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी में, वो पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये समाज सर ऐसी चीज़ों से मुझे देखकर अभी वो ऐसे उनको लगता है कि फिर क्यों पढ़ाएं। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो अभी मुझे ये क्वेश्चन मैं खुद को पूछती हूँ कि अभी मैं कैसे ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, उनको क्या करके दिखाऊँ कि अभी उनका मेंटल जो ये चेंजेस है कि वो इंस्पायर रहे सीखने के लिए। मैडम आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है और बहुत सीरियस भी है कि इतना सब करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें मैं चूंकि ये कहना चाहूँगा कि देखिए ठीक है, अभी हमारे पास इतना पढ़ने के बाद जॉब नहीं है या मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बीइंग ए गांधीयन मेरा एक ही चीज़ कहना है कि हमको गांधी और अंबेडकर दोनों को मैं इसलिए बार बार हमेशा लाता हूँ। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप गांधी के साथ अंबेडकर को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि मेरे को ये मानना है कि गांधी और अंबेडकर दो ऐसे आदमी हुए जिन्होंने समाज की दिशा को बदला है। तो मेरा ये मानना है कि ये लोगों ने जीवन भर स्ट्रगल किया है। आप गांधी को पूरा देखिए, पूरा स्ट्रगल है,
अम्बेडकर को देखिए, वो पूरा समय फाइट करते रहे। सोचिए वो लंदन से पढ़ के, अमेरिका से पढ़ के आए, सब आए, और यहाँ जॉब मिला तो उनका जो चपरासी था वो फाइल ऐसे फेंक के देता था, पानी तक नहीं देता था उनको। होटल में एक जगह पे रुके, उनको बाहर फेंक दिया गया। तो मतलब बहुत सारा टॉर्चर हुआ, लेकिन वो आदमी झुका नहीं, रुका नहीं, फाइट करता रहा। तो मैडम मुझे लगता है कि आपका भी आपने भी बहुत फाइट किया है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और शायद वो स्ट्रगल करेंगे तो वन डे यू विल गेट जो अचीवमेंट है ना। और देखिए समाज में जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं इतना अर्न नहीं कर रहा हूँ कि मैं समाज में पैसे से किसी को कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को चला पा रहा हूँ और कुछ थोड़ा बहुत वेलफेयर का काम कर लेता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लेवल पे मैं बच्चों का क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरा मैं अपने लेवल पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पीएससी और यूपीएससी के लिए फाइट कर रहे हैं, उन बच्चों का मैं को काउंसलिंग करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। और 2017 तक, उसके बाद कुछ मेरी कुछ हेल्थ रीजन थे, कुछ कारण थे, उसके कारण मेरे को रोकना पड़ा। फ्री ऑफ कॉस्ट में एक प्रकार से उन लोग को कोचिंग देता था, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिपार्टमेंट में, विद ड्यू परमिशन विद द यूनिवर्सिटी। और वो उसमें 100+ बच्चे आते थे और हम उनको करते थे। आज उनमें से 5 जो हैं पीएससी से सिलेक्टेड हैं, 10 के बच्चे के आसपास जो है जो लोअर जो सबऑर्डिनेट वाली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सक्सेसफुल हैं, और उसमें से 5 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आज एमपी में। तो हम अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेरा स्किल है। जैसे आप पढ़ी हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है मैडम? गायकवाड़ मैडम कॉमर्स है सर। कॉमर्स। मैडम हम अपने लेवल पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, हम उन बच्चों को इकट्ठा करके कर सकते हैं। ठीक है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम जहां खड़े हैं, हम जितना में है उसमें हम कुछ चीजें कर सकते हैं, ऐसा नया कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है, यही बात को समझाना है। गांधी जब हम पढ़ते हैं तो गांधी इसी बात को कहते हैं, शिक्षा का संबंध रोजगार से नहीं है, शिक्षा का संबंध हमारे अपने क्या कह सकते हैं, हमारे बुद्धि, अपने ज्ञान को बड़ा करने में है, ब्रॉड करने में, ताकि हम और अच्छे से समझ पाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शायद गांधी पढ़े नहीं होते तो शायद वेस्ट नहीं गए होते, पश्चिम नहीं गए होते, पश्चिम नहीं गए होते तो पश्चिम की विचारधारा को नहीं जानते, और पश्चिम की विचारधारा को नहीं जानते तो उसको वो क्रिटिसाइज नहीं करते। तो सवाल ये है कि पढ़ाई जॉब के लिए नहीं है, पढ़ाई जो है हमको ये करने के लिए। हाँ, ये जरूरी है कि चूंकि पेट है तो 3 बार खाना मांगेगा, तो हमारे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ये जरूरी है मैम। और मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, और मैं उसके बाद भी आप फाइट कर रहे हैं, तो सैल्यूट टू यू कि आप एक बार अपना वीडियो ऑन करिए, मैं आपको मतलब साक्षात देखना भी चाहता हूँ। जो मैं एक्चुअली आई एम जस्ट एन एग्जांपल। मेरा बहुत yes sir, there are so many people those who are struggling and they also want to contribute actually. Yes, for society they are just useless because they are not earning for their family even. And this pandemic period sir, even the people those who have gained their net set and PhD, they have not their job. मैम एक बात मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। मैं बहुत वो चीज़ें हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म से शेयर करना बहुत डिफिकल्ट है,